तो प्रशांत किशोर सबसे चर्चित नाम बन गए हैं फिलहाल की सूरत में। कांग्रेस मृतप्राय है और उसे लगता है कि प्रशांत किशोर के पास एक संजीवनी बूटी है जिससे वो कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सकते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में और आप लोगों ने भी कई सवाल पूछे हैं कि जब प्रशांत किशोर के बारे में इतनी बात की जा रही है तो क्या कुछ कमियां नहीं है प्रशांत किशोर के? जो ये फुल प्रूफ प्लान कहा जा रहा है, पीपीटी प्रेजेंटेशन कही जा रही है, उसमें कुछ कमियां हैं। कुछ सवाल दिमाग में आए तो उनके जवाब भी ढूंढने की कोशिश की गई। सवाल यह कि क्या प्रशांत किशोर और राहुल गांधी हिंदुत्व और हिंदू वाली डिबेट से बाहर निकलने के मुद्दे पर एक राय रख पाएंगे? दूसरा कि जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 50% हिंदू भाजपा को वोट करता है, 50% बचा हुआ सेकुलर है, उसे हम अपनी तरफ ले आएंगे। मतलब प्रशांत किशोर के हिसाब से टू पार्टी सिस्टम से हिंदुस्तान में चुनाव होगा, बाकी दल चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस पर भी सवाल है। इसके अलावा जेपी नड्डा मॉडल पर सवाल है कि प्रशांत किशोर अधूरी बात बता रहे हैं, जो सुनने में आया है उस पर सवाल मेरे मन में था। इसके अलावा राष्ट्रवाद कैसे देश की सबसे पुरानी और पूर्व राष्ट्रवादी पार्टी के हाथ से निकलकर चला गया। इन मुद्दों पर कई सवाल घूमे, कई दिमाग में बातें आई, कई लोगों के लेख पढ़े, कई लोगों से बात करने की कोशिश करी, 2-3 वीडियोस देखे पहले जो इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके थे। उनके आधार पर समझने की कोशिश करी हमने और उसके बाद आज बात कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर का जो ये पीपीटी प्रेजेंटेशन है उसमें क्या कमियां हैं और क्या कमियां हो सकती हैं जिनको बेहतर किया जा सकता है कांग्रेस के रिवाइवल के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और ये है जनता जंक्शन शो। पहला सवाल कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जो सुनने में आया है उसके आधार पर वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को हिंदू या हिंदुत्व की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। अब राहुल गांधी कांग्रेस के जैसे भी हैं लेकिन वर्तमान में भविष्य माने जा रहे हैं, ये एक ग्रेट ट्रुथ है। और पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी हिंदुत्व और हिंदुइज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि हम बेहतर हिंदू हैं, भाजपा का हिंदुत्व झूठा है और हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वैसे जैसे कांग्रेस का कांग्रेसियों से कोई लेना देना नहीं है। खैर, अब इन दोनों के बीच इस मुद्दे पर जाहिर है कि आमना सामना होगा। अब अगर राहुल के इस मुद्दे को प्रशांत किशोर के कहने पर त्याग दिया जाता है तो पहले ये प्रश्न है कि राहुल गांधी की योग्यता पर कई सवाल उठ रहे हैं और इसके बाद जो ये होगा ये उनकी अयोग्यता को प्रमाण पत्र देने जैसा होगा। मतलब जो कांग्रेसी हैं वो नेता भी थे और अपने यहां धर्म को भी बैलेंस करके चल रहे थे। उन लोगों ने राहुल गांधी की बात मान करके अपने इलाके में अपना माहौल उड़वा लिया, लेकिन अब बोल दिया है कि हिंदुत्व वाला आदमी हिंदू नहीं है। ये उन लोगों ने बोल दिया है। अब आप फिर से उनको इस मुद्दे पर छोड़ने के लिए कहेंगे और फिर उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ जाएगा। उनकी क्रेडिबिलिटी का क्या होगा? जो अभी थोड़ी बहुत बची हुई है वो आगे जाकर शून्य हो जाएगी। और ध्यान देने वाली बात है कि तैयारी जो है वो 2024 की है, जो बमुश्किल 2 साल दूर रह गया है। उनका तो बंटाधार हो जाएगा। इधर राहुल गांधी एंटायर अयोग्य नेतागिरी में डबल एमए कर लेंगे और इस तरीके से राहुल गांधी खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे और एक तरीके से राहुल गांधी की राजनीतिक आत्महत्या हो जाएगी। और प्रशांत किशोर कांग्रेस की नई पीढ़ी को तैयार करने में जुट जाएंगे और जब तक वो पीढ़ी सत्ता की कुर्सी पर बैठाने के लिए तैयार होगी, वो तय कर पाएगी कि कौन सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा, तब तक तो राहुल गांधी मार्गदर्शक मंडल में अपना बेड तलाश रहे होंगे। तो ये कैसे हो पाएगा कि पूरे नैरेटिव को ही किसी और को दे दिया जाए और उससे भी ज्यादा राहुल गांधी को 100% गलत साबित करके। दूसरा सवाल, 50% सेकुलर, जो एक तरीके से कहा जा रहा है 50% सेकुलर वोट है और 50% हिंदू वोट है, कोर हिंदू वोट है जो भाजपा को वोट करता है, ये प्रशांत किशोर का कहना है। और प्रशांत किशोर के हिसाब से वो 50% जो सेकुलर वोट बच रहा है वो कांग्रेस को वोट कर देगा बेहतर ऑप्शन के तौर पर। अब सवाल है कि बिहार में सारी जातियों की पीपीटी बनाने वाले प्रशांत किशोर क्या ये भूल गए हैं कि बचा हुआ 50% कैसे जाति उपजाति, इधर का नेता उधर वाले से हमारे खेत की लड़ाई है, उसकी लड़ाई में वो वाले विधायक जी आ गए थे तो विधायक जी को फलाना पार्टी के हैं, हमारे खिलाफ आए थे, उनको वोट नहीं करेंगे। इन तमाम आधारों पर बटा हुआ है। मतलब बेहद सतही बात प्रशांत किशोर भूल रहे हैं। और हमारे यहाँ तो प्रधानी के चुनाव में 13 उम्मीदवार लड़ जाते हैं और आपका कैलकुलेशन 2 पार्टी सिस्टम वाला लग रहा है। तो मुझे लग रहा है प्रशांत किशोर पिच करने का जो तरीका है वो नेटवर्क मार्केटिंग वालों से सीख करके आए हैं, या फिर अमेरिका में किसी को बेचे जाने वाली पीपीटी गलती से सोनिया जी के घर में गए थे, घर का इंटीरियर देखा होगा, देखा विदेशी लग रहा है तो वहीं प्रेजेंट कर दी होगी। खैर, प्रशांत किशोर ने किया है तो कुछ सोच करके ये किया हुआ है, ये मान करके हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। जो कांग्रेस की जड़ में पड़ा जो दूध है, अगला सवाल उसका है। तो कांग्रेस की जड़ में एक दूध है जिसकी सप्लाई में कोई कमी नहीं है, जो कांग्रेस नामक पेड़ को पालता पोसता रहता है। अब उसकी कमी से पेड़ नहीं सूखेगा, लेकिन मसला यह है कि वो पेड़ जो है वो एक नींबू का पेड़ है और एक जो फल है उस नींबू का वक्त बेवक्त उस दूध में गिरता रहता है
और हर बार दूध जो है मट्ठा बन जाता है, और जितना दूध पेड़ को बचाए रखता है उतना मट्ठा उसको सुखा देता है। लॉजिक मत तलाशिएगा, ये एक तरीके से रूपक है। परिवारवाद, गांधी सरनेम वाला जो परिवारवाद है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं उसके लिए जेपी नड्डा मॉडल लगाएंगे। तो जो पिछला वाला जो नींबू है आपके, जो दूध में बार बार पड़ रहा है, वो परिवारवाद है, वो गांधी वाला परिवारवाद है। वही नींबू है जो बार बार कांग्रेस की जड़ में मट्ठा डाल दे रहा है। इसके बाद एक और बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं जेपी नड्डा मॉडल को कांग्रेस में भी लागू किया जाए कि अध्यक्ष कोई कार्यकर्ता या छोटा नेता बने जिसको उतनी लाइमलाइट न मिलती हो, और यह संदेश दिया जाए कि कांग्रेस में कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। वैसे ओल्ड राहुल गांधी जो दिमाग में आया है, लेकिन उसको पढ़ेंगे नहीं, मुद्दे पर आएंगे। मुद्दा यह है कि प्रशांत किशोर का कहना है कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट पार्टी का अध्यक्ष ना बने, जैसे भाजपा में है कि पार्टी के अध्यक्ष नड्डा हैं और काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं पार्टी का, और प्रशांत किशोर का कहना है कि अध्यक्ष कोई भी बन जाए, प्रधानमंत्री गांधी परिवार से हो। फिर अधूरे होमवर्क पर सवाल आपके उठ रहा है। अगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री प्रत्याशी होने की प्रथम और अंतिम अहर्ता पर जाएंगे तो यही रहेगा कि गांधी सरनेम होना ही रह जाएगा। तो संदेश क्या जाएगा आम जनता के बीच में? परिवारवाद तो तब भी रहेगा, क्योंकि अगर भाजपा का उदाहरण ले रहे हैं तो वहां पर योग्यतम को श्रेष्ठतम दिया जाता है, गांधीतम को श्रेष्ठतम नहीं मिलता है। तो अगर रिफॉर्म करना है तो कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड बनाना होगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का फॉर्मूला लगाना होगा, जिसके लिए मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस तैयार है और कांग्रेस कभी राजी होने की स्थिति में भी हो पाएगी। हालांकि सकारात्मक उम्मीद कर रहा हूं, और मुझे लगता है जो कल प्रशांत किशोर ने एक बहुत बढ़िया लाइन कही थी, कहा जा रहा है कि अपना जब प्रेजेंटेशन देना शुरू किया था उसकी शुरुआत एक लाइन से करी थी कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस कैन नॉट बी अलाउड टू डाई, इट कैन ओनली डाई विद द नेशन। मुझे भी लगता है वो काफी हद तक सही थे। राजनीति में शक्तियों के मजबूत विपरीत ध्रुव होने चाहिए, लेकिन उसके लिए साफ हवा चाहिए। आज की कांग्रेस घुटन भरी है। खिड़कियां खोलने से कुछ खुशबू आ सकती है, लेकिन उस घुटन से बाहर नहीं निकलना। उस घुटन को बाहर निकालने के लिए खिड़कियां खोलने से काम नहीं बनने वाला है, उसके लिए दरवाजे खोलने होंगे, और दरवाजे पर बैठे उन पुराने दरबानों को बदलना होगा, ताकि अगर वो बिल्डिंग नए होने का दावा करे तो अपनी सहूलियत के हिसाब से हर कोई देखे, जांचे परखे और फिर बताए कि पुरानी दीवारों पर बाद में गेरुआ रंग दिया गया है बस, या फिर सच में ईंट और पलस्तर में भी कोई बदलाव हुआ है। आप देखेंगे गुजरात में चुनाव आने वाला है, पार्टी में जो एक गांधीवादी परिवार है और दूसरा हार्दिक पटेल वगैरह वाला जो सिस्टम है, वो लोग लड़ रहे हैं कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये कांग्रेस के मूल में है। और इसके अलावा जो राष्ट्रवाद वाली बात कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर की भाजपा कैसे उठा ली गई कांग्रेस से पटेल को, तो ले नहीं गई है भाजपा, कांग्रेस ने थाली में सजा करके दे दिया है। अब राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाने का मेरा कम से कम कोई तुक नहीं बनता है, लेकिन देश के टोन के साथ कांग्रेस का टोन नहीं मैच कर रहा है, ये आज का सच है। देश अब ब्लैक एंड व्हाइट में बात करने की ओर बढ़ रहा है। आप ग्रे पर नहीं रह सकते हैं, आप या इधर हैं या उधर हैं, ये उसका वक्त है। और कांग्रेस को 21वीं सदी में भी लगता है कि आज भी खबरें 4 दिन बाद राजधानी से चल करके सुदूर जिला मुख्यालयों पर पहुंचती हैं, उसके 3 दिन बाद गांव वाले इलाकों में खबरें पहुंचती हैं। मुझे लग रहा है कांग्रेस आज भी इसी खुमार में जी रही है। और इसके अलावा आज भी मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर भी कांग्रेस को एक दूसरा शेड का ही ग्रे बेच रहे हैं। हालांकि आधिकारिक क्या है वो बाहर आएगा, लेकिन फिलहाल जो बात चल रही है उस पर मेरा आकलन यही बनता है कि प्रशांत किशोर भी एक और तरीके का ही नया गांधीवाद बेच रहे हैं, नए गांधीवाद का परिवारवाद बेच रहे हैं, नए वही पुराने कांग्रेस को नए पीपीटी प्रेजेंटेशन में बना करके बेचा जा रहा है। अगर आगे जाकर के प्रशांत किशोर कुछ नया और चमत्कारिक कांग्रेस के सामने लाते हैं तो फिर कुछ हम बेहतर और कंस्ट्रक्टिव की बात कर सकते हैं। फिलहाल कुछ नया होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाकी आपकी राय क्या है उसका स्वागत रहेगा, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शुक्रवार को दिल्ली के दौरे पर थे, यानी आज। उन्होंने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी। इस दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच में द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर बातचीत हुई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद बोरिस जॉनसन ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान वो भारत में मिले सम्मान से गदगद नजर आए। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया और उन्होंने कहा कि मेरी गुजरात में शानदार अगवानी हुई, मुझे सचिन तेंदुलकर जैसा एहसास हुआ, मुझे लगा जैसे मेरा चेहरा अमिताभ बच्चन की तरह हर जगह मौजूद है।
इसके अलावा एक और खबर गुजरात से, गुजरात विधानसभा चुनाव जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे अब इस राज्य में सियासी उथल पुथल भी तेज हो गई है। अब अटकलें लगाई जा रही है कि गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने आज एक चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि मुझे हाईकमान से कोई समस्या नहीं है, मुझे कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व से दिक्कत है। वे नहीं चाहते कि यहां कोई काम करे, अगर कोई काम करता भी है तो उसे करने नहीं दिया जाता है। इसके अलावा एक खबर राजस्थान से, अलवर के राजगढ़ में 3 मंदिरों को तोड़े जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। भाजपा के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने इस मामले में कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि करौली और जहांगीरपुरी पर आंसू बहाना और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना यही कांग्रेस का सेक्युलरिज्म है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अलवर के राजगढ़ में 3 मंदिरों पर बुलडोजर चलाया गया है, जिससे करीब 300 पुराने शिव मंदिर की मूर्तियां खंडित हुई हैं। मंदिर तोड़े जाने का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसके अलावा खबर बिहार से, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। आज उन्हें झारखंड हाईकोर्ट ने डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत दे दी है। इस मामले में 66 दिन बाद उन्हें जमानत मिली है। अब सोमवार तक उनके बाहर निकलने की संभावना है। हाईकोर्ट में उनके वकील के मुताबिक अब उनकी जमानत के पेपर हाईकोर्ट से सीबीआई कोर्ट और रांची के होटवार जेल में प्रोड्यूस किए जाएंगे, वहां प्रस्तुत किए जाएंगे। दोनों जगह कागज मिलने के बाद वो बाहर आएंगे। इस प्रक्रिया को पूरा करने में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। एक दिन बाद रविवार है, ऐसे में सोमवार तक ही उनके बाहर आने की संभावना है। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। दिल्ली दंगा मामले में साजिश रचने के लिए आरोपी बनाए गए उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि महाराष्ट्र के अमरावती में खालिद द्वारा दिया गया भाषण आपत्तिजनक और प्रथम दृष्टया स्वीकार्य नहीं है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा कि भाषण आपत्तिजनक और अप्रिय है। पीठ ने पूछा कि क्या आपको नहीं लगता है कि इस्तेमाल किए गए ये भाव लोगों के लिए अपमानजनक है और उकसाने वाले हैं। ये लगभग ऐसा ही है जैसे भारत की आजादी की लड़ाई केवल एक समुदाय ने लड़ी थी। पीठ ने सवाल उठाया कि क्या गांधी जी या शहीद भगत सिंह जी ने कभी इस भाषा का इस्तेमाल किया था। पीठ ने कहा कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति देने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं ये बड़ा सवाल है। पीठ ने उक्त टिप्पणी तब की जब खालिद की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता त्रदीप पेस ने खालिद के भाषण का एक हिस्सा अदालत के सामने पढ़ा था। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। नसीहत शेक्सपियर की तरफ से है। वो कहते हैं, प्यार सबसे करो, यकीन कुछ पर, और गलत किसी के साथ मत करो। जिंदगी का बहुत सिंपल सा फलसफा होना चाहिए। यकीन करते वक्त बहुत बड़ा सवाल होता है सबके सामने, वो सवाल होना भी चाहिए और उस सवाल का ठोंक बजा के आंसर ढूंढना चाहिए, जवाब ढूंढना चाहिए, तभी किसी पर यकीन करना चाहिए। लेकिन किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। मतलब ये आज के जमाने का ट्रेंड बन गया है, लेकिन फिर भी बचना चाहिए इस चीज से। आप हम सभी को राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम को साझा करिएगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।